बेटा 9th की विज्ञान कक्षा 9 और इसका जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, टोटली कर लेंगे। जिसको पार्ट नहीं पढ़ना है पुरानी वीडियो देख ले, पार्ट हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। आओ बेटा क्या नाम है, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बच्चों को जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, पूरे साल तो पढ़ते नहीं है। देखो बेटा इसमें क्या लिखा है, इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन कौन से पदार्थ नहीं है। एक बार बताओ, ठंड कोई पदार्थ है? नहीं। इत्र की खुशबू? नहीं। कोई पदार्थ नहीं है, तो इनको छोड़ के सारे हमारे पदार्थ हो जाते हैं। अगला देखो बेटा, स्विमिंग पूल में आदमी पानी को काट कर कैसे तैर लेता है? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पानी के तत्वों के बीच में गैप है, उस गैप को काट के वो आराम से चला जाएगा। और वही नदी ठंड में जम जाए, तैर पाओगे उसके अंदर? सर फूट जाएगा तुम्हारा, उसमें कूदोगे तो। क्यों? जगह ही नहीं है, तत्व कैसे हो गए एकदम? दोस्ती निभा ली, कैसे निभा ली? जैसे आकाश और ये निभा रहे करण, देख रहे हो दोस्ती, हवा भी नहीं जा रही बीच में से, ऐसे होते हैं सॉलिड। ठीक है, अच्छा अगला देखो, ठोस द्रव और गैस के अंदर अंतर क्या है? बेटा सबसे पहला अंतर क्या है, ठोस के बीच में जो दोनों कणों के बीच में, जो उनके टोटल कणों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है? बिल्कुल है ही नहीं, हवा भी नहीं जाने की। लेकिन द्रव के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, कैसा? थोड़ा, जितना स्पेस इनके राधा के और आकाश के बीच में, दिखा दो, ठीक है। लेकिन गैस के अंदर कितना गैप है? इतना गैप है कि भैया, इतना गैप है जितना नदी में, और देखो नदी में और वो उनकी दोस्त बैठी पारुल में, इतना गैप है। देखो जी, इससे भी ज्यादा गैप होता है गैस के अंदर। ठीक है, देखो ठोस का तो एक आकार है, ठोस का क्या, एक निश्चित आकार है भैया, इसका क्या निश्चित आकार है, वो गिफ्ट पड़ा हुआ है तो उसका निश्चित आकार है। लेकिन जो पानी है उसका कोई निश्चित आकार है नहीं, जिस बर्तन में डालो वैसे ही हो जाता है। लेकिन गैस का तो भैया कोई आकार है ही नहीं। गैस तो थोड़ी गैस छोड़ो पूरे कमरे के अंदर हो जाती है। सुंगा देते हो ना अपने दोस्त को, खा के आए हो कई बार, है ना। देखो अगला, ठोस में तो वजन होता है बेटा, पानी में ही वजन होता है और गैस में ही वजन होता है। अगर उसे एक सिलेंडर में भर दिया जाए तो वजन हो जाता है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, ठोस कहीं भागता नहीं है, आराम से, लेकिन पानी बहता है, पानी। लेकिन जो गैस है वो तो बिल्कुल पास रहने नहीं चाहते उसके कण, वो तो भैया बहुत जोर लगाता है बाहर निकलने के लिए, क्या? इसलिए कई बार सिलेंडर फट जाते हैं, और सिलेंडर में सिर्फ गैस निकालते कैसे निकलती है? बहुत तेज आवाज करती है। क्यों? और गुब्बारे को एकदम छोड़ दो कैसे भागता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेटा गैस के कण दूर है, दूर रहना चाहते हैं, आसपास में नहीं रहना चाहते, तो इसलिए वो एक दूसरे से बहुत दूर भागते हैं। इसलिए सिलेंडर कैसा होता है बेटा, सिलेंडर प्लास्टिक का क्यों नहीं बना देते, लोहे का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा वो गैस इतनी जोर से जॉन लगाती है कि भैया लोहा ही है जो उसे संभाल सकता है। या तो प्लास्टिक इस लेवल की बन गई हो आजकल की भैया लोहे की तरह सॉलिड, तो उसके हिसाब से भी सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। हो सकता है कहीं बना भी दिया हो, वीडियो में कोई बोले भैया बन गए, तुम तो गलत पढ़ा रहे हो, मैंने देखा नहीं है, हो सकता भाई बन गए, पक्का नहीं कह सकते। अगला देखो बेटा, गैस किसी भी बर्तन को पूरी तरीके से भर देती है। बेटा क्यों भर देती है? गैस को मैं यहाँ छोड़ूंगा, उस कोने में, उस कोने में, उस कोने में लग जाएगी, उसे तो बाहर भागना है, इसलिए बर्तन को पूरी तरह से भर देगी। लेकिन सॉलिड पूरी तरह से नहीं भरेगा। कंचा है, बोतल में डालूंगा उतनी जगह में पड़ा रहेगा, लेकिन पानी बेटा उसी जगह में पड़ा रहेगा जितना है। लेकिन गैस पूरे बर्तन को भर देती है। ठीक है, अगली चीज देखो, देखो 300 केल्विन को डिग्री में बदलना है तो 273 से माइनस कर दो, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 से प्लस कर दो। ये तो बेटा क्वेश्चन आने ही वाला है, क्वेश्चन आने ही वाला है। अच्छा एक चीज याद रखना, पानी को गर्म करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। और पानी को ठंडा होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, कितना? 0 डिग्री। और बाकी टाइम 0 से ऊपर और 100 से नीचे बीच में वो क्या रहता है? द्रव रहता है। पानी कैसे रहता है? द्रव रहता है। और एक चीज याद रखना, कुकर में जब सीटी आती है, प्रेशर, तो प्रेशर किसके बराबर होता है? हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर। कितना होता है? 1 atm। कितना? 1 atm। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब प्योरिटी क्या है, मैटर क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो इसकी वीडियो देखें, अब कुछ इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आओ बेटा फोकस करो जल्दी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस, वो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? बेटा समांगी का मतलब है इसमें एक तरह के तत्व आपस में मिलते हैं, जैसे गैस गैस, वाटर वाटर, समझ गए? ये चीजें जब आपस में मिले तो वो होमोजीनियस हुआ। लेकिन कुछ इस तरह के मिश्रण जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स हो, जैसे कि तुम्हारी वो सॉफ्ट मिश्री, हॉट मिक्स, है ना, ये सारी चीजें क्या है? विषमांगी मिश्रण। विलयन, निलंबन और कोलोइड के अंदर क्या अंतर है? देखो बेटा जल्दी फोकस करो। विलयन भी दो या दो से अधिक चीजों को मिलकर बनता है।
कोलोइड भी बेटा इसी तरीके का मिश्रण है और निलंबन भी इसी तरह का मिश्रण है, लेकिन वो है विषमांगी मिश्रण। क्यों विषमांगी क्यों है बेटा कोलोइड और निलंबन? क्योंकि तुम्हें धूल के कण नजर आ रहे हैं हवा के अंदर, अगर वो मतलब धूल क्या है सॉलिड और वायु क्या है, वायु क्या है गैस द्रव। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर ही तो हमें वो धूल के कण नजर आते हैं जब धूप उसमें पड़ती है, इसका मतलब समांगी मिश्रण है कि विषमांगी? बेटा विषमांगी हुआ ना, दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स है ना उसके अंदर। क्या कर रहे हो, दिमाग खोल के नहीं पढ़ रहे हो? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की चीजें मिक्स होती हैं। अब धूल दिखाई दे रही है तुम्हें हवा के अंदर, तो हवा और धूल एक चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो जो अलग अलग चीजें मिले तो उसको क्या बोलेंगे? विषमांगी। और जो एक जैसी चीजें होंगी समांगी, वो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, नजर भी नहीं आएगा। पानी मिला देता हूँ दूध में, क्या है? समांगी मिश्रण है। ढूंढ सकते हो दूध में पानी? एक बगुला ही है जो कि पानी निकाल अगर बगुलों को मैं दूध दे दूं पानी मिला के, तो बगुला क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा उसके अंदर। हाँ वो ही कर सकता है बस, ये तुम कर सकते हो? ये लैब के अंदर ये पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते। नमक मिला के दे दूं पानी में, पी के पता चल जाएगा, देख के पता चल सकता है? नहीं। पानी में मिला के दे दूं तुमको, धूल दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? वो दिखाई देगी ना। वो क्या है? असमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जैसे बोलते हैं। तो जब निलंबन और कोलेड है, क्या पहले क्या लिखोगे? विषमांगी मिश्रण है। दूसरा बेटा निलंबन में जब हमें निलंबन को अलग किया जा सकता है क्या? कुछ प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन मिश्रण को तो विलय को अलग करना बड़ा आसान है। कोलोइड और निलंबन के अंदर दो मेन डिफरेंस क्या है? तो यही डिफरेंस है, कोलोइड के कण तो दिखाई नहीं देते, मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन निलंबन के कण बड़े आराम से धूप में भी नजर आ जाते हैं। ठीक, कोलोइड का क्या वो है अंतर कि कोलोइड को अगर मैं शांति से रख दूं तो उसके अंदर जो कण घूम रहे हैं वो आराम से नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे तली पे बैठ जाएंगे। बेटा ये जरूरी है, इधर आओ। देखो इसके अंदर ये बताना है कि भौतिक प्रक्रिया क्या है और रासायनिक प्रक्रिया क्या है। रासायनिक मतलब उसमें केमिकल चेंज हो, भौतिक मतलब जो सामने दिखाई दे। मैंने पेड़ काट दिया, पेड़ का कटना क्या है? भौतिक की रासायनिक? बेटा भौतिक क्रिया है, उसमें रासायनिक क्या? अपने आप थोड़ी ना गिर गया, वो काटा गया है। अच्छा, मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना क्या है? भौतिक प्रक्रिया है बेटा। गर्म हुआ तभी तो पिघल गया, ये तो भौतिक ही है, इसमें रासायनिक क्या है? अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक है। क्या है? इसके अंदर तो बेटा केमिकल रिएक्शन हुई है ना, तुमने पानी डाला होगा, उस पानी से हवा लगी होगी, उससे वो इस तरीके का बन गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसी तरीके से हमें करना है। अच्छा एक और चीज, अच्छा गलनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक। बेटा गलनांक का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई चीज गल जाए, कोई चीज मतलब बहुत हाई टेम्परेचर होगा उस पर कोई चीज गल जाए। देखा नहीं, सोने को क्या करता है? पिघलाता है, फिर उसको जो मर्जी चाहे उसे बना लेता है ना। अच्छा कुछ विधियां देख लो, कुछ विधियां देख लो। अच्छा जैसे पानी को मैं तेल में मिला दूं तो दोनों मिल जाते हैं? उनको अलग करने का कोई तरीका है? तेल ऊपर हो जाता है, उनको अलग करने का कोई तरीका है? हाँ, उसको बेटा पृथक्कीकरण कीप से कर सकते हैं। क्या होती है? देखो बेटा इधर एक बेटा जैसे मेहंदी की कीप देखी है, इस तरह की कीप होती है, उसके अंदर उसको डाल देते हैं। पानी, तेल तो ऊपर ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा। उसके नीचे छोटी सी टंकी लगा देते हैं। क्या करते हैं? टंकी लगा देते हैं और पानी को निकालते रहते हैं, धीरे धीरे सारा पानी डाउन, और तेल जब रह जाए तो उस टंकी को बंद कर देते हैं। हो गया अलग? इतना आसान है। इसको पृथक्कीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। अच्छा दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में से उसके अंदर दही डालते हैं, बिल्कुल बिल्कुल घुमा देते हैं। क्या बोलते हैं? उसे घुमा देते हैं, उसको बोलते हैं मथना। क्या बोलते हैं? मथना बोलते हैं। दही में से मक्खन क्या कर रहे हैं? बिलो रहे हैं। कोई लोग बुलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलो रहे हैं। बेटा इसको साइंस में कहते हैं अपकेंद्रीकरण। क्या? अपकेंद्रीकरण। मशीन के अंदर जो कपड़े धुलते हैं वो भी इसी तरीके से धुलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चाय से चाय की पत्ती कैसे अलग करते हैं वो तो तुम छान के आराम से कर सकते हो, है ना। अच्छा उससे नमक कैसे अलग करोगे? पानी से, बाष्पीकरण से। उसे धूप में रख के पानी उड़ जाएगा और नमक बाष्पीकरण मतलब वेपोराइजेशन से। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने तुमको बताया था ना अपकेंद्रीकरण, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, बस इस बात को याद रखना। ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि तुम्हारे में आ सकती हैं। अब कोलोइड और विलयन क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है, निलंबन क्या है, कोलोइड क्या है, इसके बारे में तुम आराम से लिख सकते हो। और जो बेटा पहली बार वीडियो को देख रहा हो हमारे पीछे की चेकिंग कर ले, एक बार वीडियो को एक चेकआउट कर ले। कुछ बेटा क्वेश्चन दे रखे हैं मल्टीपल चॉइस जो कि आजकल तुम्हारे उसमें आने लगे हैं, तो इसमें बताना निम्न में से कौन सा कोलोइड है।
चीनी का विलयन, पानी में चीनी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? नहीं। दूसरा, मिट्टी का पानी, पानी में मिट्टी मिला दी, क्या वो कोलोइड होगा? नमक का पानी और दूध, इन तीनों में से कोलोइड क्या है? तो बेटा कोलोइड और निलंबन में क्या अंतर है? निलंबन के कण दिखाई देते हैं पर कोलोइड के कण नहीं दिखते। देखो मट्टी को पानी में मिलाऊंगा दिखाई देगा? नहीं। वाह जी वाह। तो इनको मट्टी में पानी मिला के दो, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा। अगला, नमक में पानी मिलाऊंगा, समझ में आएगा? ठीक है। चीनी का विलयन पता चलेगा, चीनी मिला दूं तो दिखाई देगा। लेकिन दूध के अंदर पानी मिला दूं तुम में से कोई नहीं पहचान सकता। पहचान सकते? दूध क्या है? एक कोलोइड मिश्रण, क्या है? हाँ ठीक। दूसरा बताओ इनमें से कौन निलंबन है? दूध, खून, मिट्टी का पानी या टूथपेस्ट? ये तो बहुत आराम से बताओ। मिट्टी का पानी आराम से दिखाई दे रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, मट्टी मिली हुई दिखाई दे रही है। निम्नलिखित में कौन सा पानी में निम्नलिखित से किसका उदाहरण पानी में सिरका है? सिरका, जब पानी में मैंने सिरका मिला दिया तो वो क्या है? विलयन है, निलंबन है, कोलोइड है या विलयन नहीं है? वो विलयन है बेटा, मिश्रण है। आराम से विलय हो गया ना। मैंने सिरके में पानी मिलाया, मिल गया। लड़की को तो ज्यादा पता होना चाहिए था। रसोई में नहीं जाती हो? जाओ बेटा, रसोई में बहुत साइंस है, खाली काम नहीं है, रसोई में ही तो सारा साइंस है। टोटल साइंस ही। घर में मम्मी क्या होती है? साइंटिस्ट होती है, टोटल पता है उन्हें। दूध से दही बना देती है वो, क्या है वो? साइंटिफिक प्रक्रिया है बेटा, केमिकल रिएक्शन है वो। कोई पूछ लेना तो अगले पेपर में कि दूध से दही बनना क्या है? क्या है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है वो तुम्हारी मम्मी जानती है, वो तो साइंटिस्ट है, उन्हें पता भी नहीं है। और तुम पढ़ लिख के बेकार हो, तो जो कर लो तो थोड़ा रसोई में जाना चालू करो। समझ गए? बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। हाँ एक क्वेश्चन और सुन लो जरा। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देगा? नमक का पानी मिलाया है, नमक में पानी मिलाया है उसमें दिखाई देगा। चीनी मिला रखी है उसमें, दूध में, या कॉपर सल्फेट का कोई मिलेन है उसके अंदर दिखाई देगा। बताओ बेटा किसके अंदर दिखाई देगा? नमक वाले। टिंडल प्रभाव। चलो तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, अब तुम जरा सोच के आना, वो करके देखना जरा कि किसमें दिखाई देगा, है ना? ये देखो कितनी तेज बन रही है। आंसर देख लिया वहां पे और ये आंसर देख के हमें तेज बन गया। मैडम कोई तरीका भी तो होना चाहिए ना सोचने का, किस तरीके से सोच रहे हो? निम्नलिखित टिंडल प्रभाव दर्शाइए। टिंडल प्रभाव दिखाई किसमें देगा? तो देखो ना किसमें दिखाई देगा, और एक बार जरा अपना दिमाग दौड़ाओ। ठीक है। धुआं क्या है? धुआं योगी क्या है? धुआं क्या है? धुआं योगी गैस तो है। योगी क्या है? कोलोइड है, क्या है? योगी। योगी क्या? दो चीजों से मिलकर बना है धुआं। धुआं कई चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए योगी क्या? बेटा मिश्रण में तो दो चीजें मिलती हैं, लेकिन यौगिक क्या? इसमें ज्यादा चीजें मिले, इसमें ज्यादा चीजें मिले। ठीक है बेटा? बस बेटा यही है, इसी में से कुछ आ जाएगा और बस ऑल द बेस्ट। क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एंड अणु के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। कोई बेटा अगर तुमसे बोले कि इसका अणु का भार निकालो, अणु का द्रव्यमान निकालो, किसका? अणु का द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूल का मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए अणु क्या है। बेटा अणु मैंने तुम्हें बताया दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु जो फिक्स मात्रा में मिले, फिक्स मात्रा में मिले तो क्या बनता है? तुम्हारा मॉलिक्यूल बनता है या अणु बनता है। ठीक है, मैंने क्या लिया था? अणु, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लिया तो जल बना H2O। अब पूछेगा भैया इसका वजन क्या है? इसका वजन क्या है? तो तुम्हें तो दोनों को याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होता है? एक, लिखा है 2 मतलब 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना वजन होता है? 16। द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो 1 × 2 2 प्लस 16 बराबर मतलब 18। तो पानी के एक अणु का मॉलिक्यूल का वजन या द्रव्यमान कैसे निकाला? 18। और ये 18 तुम तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें ये टेबल याद होगी, जिस टेबल के मैंने बताया था। हाइड्रोजन 8, द्रव्यमान कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम 40। इसमें से कुछ तो बहुत ही जरूरी है, इस शुरू के जो 5 है और लास्ट का ये कैल्शियम और मैग्नीशियम तक बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। सल्फर और क्लोरीन को कभी कभी छोड़ सकते हो, पर छोड़ोगे क्या? क्लोरीन भी कहीं ना कहीं पल्ले पड़ ही जाता है, तो याद कर ही लो ना बेटा, क्योंकि अब तो पेपर का टाइम आ गया। अब पूरे साल तो मस्ती बहुत हो गई है ना? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कई बार तुमसे पूछता है मॉलिक्यूल के नाम भी बता दो, मॉलिक्यूल्स के नाम बता दो। तो बहुत आसान है। देखो यार मैंने H2O लिया था पानी, इसके अंदर एक था हाइड्रोजन और एक था ऑक्सीजन, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा? जल का नाम। ठीक है ना? और डाई भी लगा दो शुरू में। क्यों डाई? मतलब 2।
समझ गए। अगला एक देखो, एक ये क्या देखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है तुमको CaCl2, इसका बता दो जी। है एक Ca मतलब क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है? अब बेटा ये याद कैसे होगा, ये जब तुम टेबल याद करोगे तो कैल्शियम और ये क्या है, क्लोरीन। और जब क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाए, क्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ जाए उसको बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते, तो ये बोलिए कैल्शियम क्लोराइड। तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे आ जाए, हो सकता है नाम देने को आ जाए, है ना। अब अगला है CaCO3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। Ca मतलब कैल्शियम, क्या कैल्शियम, और बेटा कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी Ca होता है कैल्शियम, C होता है कार्बन, O होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन जहां पर मिलते हैं उसको हम बेटा कार्बोनेट कहते हैं। क्या? कार्बोनेट कहते हैं। इस वीडियो को बार बार देख के याद करना। तो इसका क्या बनना, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। याद रख लो इसको, याद रख लो। क्या याद रख लो इस बात को, समझ गए। अगला एक और देख लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, KNO3। क्या? K का मतलब पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम है। N का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। O मतलब ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये बेटा याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन फंस सकता है। एक और देख लो जरा पे फ्री में, AlSO4 Al2SO4 AlSO4 का याद रखना। Al मतलब एल्युमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, क्या एल्युमिनियम जैसा याद करना चाहो। और ये क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बन जाता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिले तो नाइट्रेट, कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बोनेट, तो सल्फर और ऑक्सीजन मिले तो सल्फेट। क्या हो गया? सल्फेट। तो ये आसान हो गया याद करना, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट। बस बेटा, ठीक है बेटा। चलो बेटा एक क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, दिमाग वाला सवाल है। ये बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, तो ऐसे इस ये रेशियो होता है 1:8 का रेशियो होता है। किसका? 1:8 का रेशियो होता है। तो 18 ग्राम क्या बनता है तुम्हारा, जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। अगर ये कह रहा है हाइड्रोजन का रेशियो ये हो 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितनी लगेगी और रेशियो क्या बनेगा? 1:8 होता है, इसका रेशियो क्या बनेगा? तो बेटा इसको हम जरा बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। हमें पता है 1 ग्राम हाइड्रोजन लगती है, ठीक है, तो उसके लिए लगता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 8 ग्राम के लगती है ऑक्सीजन। ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जब ये इतना लगता है और ये कितनी लगती है ऑक्सीजन, ये O है, ऑक्सीजन याद रखना, कहीं 0 समझ लो इसको, ठीक है। 3 लगेगा। हाँ, तो अगर ये 3 लगेगा तो ये बेटा क्या लगेगा, 3 × 8, तो क्या हो गया, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए बेटा 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगी। अब इसकी रेशियो बना लो, 24 और 8 की रेशियो क्या होगी, ये अगर 1 होगी तो ये 8 होगी, 3 × 8 = 24, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, नई रेशियो 1:8। यही रेशियो रही, रेशियो में कोई, क्योंकि क्या है अनुपात का नियम क्या कहता है, अनुपात का नियम क्या कहता है, फिक्स होनी चाहिए। तो देखो यहाँ भी वही, यहाँ बस यहाँ कम बन रहा था, हमने ज्यादा बना ली, कोई बात नहीं, अनुपात सेम होना चाहिए। 3 ग्राम लिया तो 24 ग्राम हो गया। ये बेटा क्वेश्चन था, इसी के साथ इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की समाप्ति। स्टॉप कर, हम पहले बना चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, उसको देखे और उसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला, जे थॉमसन के मॉडल की क्या सीमाएं थी, गलती क्या की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं दर्शाया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था उसको, ये भी नहीं पता था कि केंद्र क्या होता है, उसको लगा कि पूरा पूरा परमाणु खाली होता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर ऐसे पड़े होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज, ठीक है। और परमाणु क्यों नकारात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, मतलब ऋणात्मक भी नहीं होता और धनात्मक भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ऐसा क्यों होता है, वो उसका जवाब नहीं दे पाए, ये उसकी बेटा कमियां थी। ये देखो, ये किसका मॉडल है, नील बोर का मॉडल है, जिसके अंदर वो कक्षाएं दिखा रहा है KLMN, और किसके अंदर कितने परमाणु किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, K में 2, फिर 8, फिर 18 और फिर 32। इस बात को याद रखना, इसी के हिसाब से हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली बार, ठीक है। तो हो सकता है तुमको भरने के लिए आ जाए, और जिसको भरना नहीं आता वो वीडियो को देख ले, वो समझ जाएगा किस तरीके से भरते हैं। समभारिक कौन होते हैं बेटा, वो जिनका वेट सेम होता है, मास सेम होता है, वजन सेम होता है और नंबर अलग होता है। और समस्थानिक जिनका वजन अलग होता है लेकिन नंबर सेम होता है, जिनका परमाणु संख्या सेम होती है, वही आइसोबार, मतलब
आइसोबार को क्या बोलेंगे, जिसका भार सेम है, और आइसोटॉप जिसका नंबर सेम है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। और क्या पूछ सकते हैं, हाँ कैनाल रे क्या है, कैनाल रे के बारे में सिर्फ इतनी बात याद रखना कि ये धनावेशित होती है। धनावेशित का मतलब क्या है, पॉजिटिव किरणें। कैसी पॉजिटिव किरणें, कैसी है पॉजिटिव किरणें। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। बस इतना याद रखना बेटा। रदरफोर्ड का मॉडल तुम्हें पता है, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ, लेकिन रदरफोर्ड एक चीज नहीं बता पाया था। क्या नहीं बता पाया था, कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र से जाके क्यों नहीं चिपक जाता, क्योंकि केंद्र पॉजिटिव है अगर। और किसने बताया था केंद्र पॉजिटिव है, खुद रदरफोर्ड ने बताया। और प्रोटॉन की खोज भी उसने की, लेकिन उसने बोला अगर अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन और केंद्र आपस में चिपक क्यों नहीं आता, परमाणु खत्म क्यों नहीं आता। इस बात का वो जवाब नहीं दे पाया, जिसको नील बोर ने आगे सॉल्व किया कि भैया कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ऐसे आके अंदर नहीं चिपक सकते। समझ में आ गया, ठीक है। इनमें से बेटा यही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च कोटि के सवाल इसके अंदर नहीं आते। और न्यूट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, मैंने तुमको बताया था, ईटा पारनाच। ईट पारनाच, ईटा, ई से इलेक्ट्रॉन, तो टी से थॉमसन, पारा, पा से प्रोटॉन और पा से रदरफोर्ड, नाच, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ये याद रखोगे तो कभी पूछ लेगा किसकी खोज किसने की, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। परमाणु मॉडल कैसे कैसे बने, इस बात को याद रखना। सबसे पहले कौन आया था, डाल्टन, फिर रदरफोर्ड और फिर बोर। तो दोनों से बोर हो गया तो आया था। हो सकता है इस तरीके से आ जाए कल क्वेश्चन में कि शुरुआत से एंड तक लगाओ, कौन पहले था और कौन बाद में था। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, थॉमसन कब आया था फिर बेटा थॉम शुरुआत हुई थी उससे। ठीक है, मैंने कितनी बार समझाऊं। सबसे पहला मॉडल किसका था, डाल्टन का था, इसका फिर रदरफोर्ड का था, और फिर रदरफोर्ड के बाद कौन आया था, नील बोर। जब हो गया था दोनों से बोर। बस यही बेटा तीन लोग हैं जिन्होंने मॉडल में काम किया। अच्छा। बाकियों ने मॉडल में नहीं, उनके तत्वों पे काम किया हुआ। अच्छा। इन्होंने भी तत्वों पे काम किया हुआ है। ठीक है बेटा, बस इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त किया था। इसकी वीडियो बनाई है, जिस वीडियो इसकी क्वेश्चन आंसर, जो कि ज्यादातर जिसने चैप्टर कर लिया वो इसको क्वेश्चन आंसर परफॉर्म कर सकता है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे हम नजर डालेंगे। इसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, और जिसको ये चैप्टर नहीं आता वो प्लीज वीडियो देखे, ताकि उसको समझ में आए, या एसयूपी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर ले। अच्छा देखो अगला, दाल, फल, अनाज तथा सब्जियों से हमें क्या मिलता है बेटा, इससे हमें बहुत सारी तरह की प्रोटीन्स, विटामिन मिलती है, लेकिन मेन चीज मिलती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो शक्ति होती है ना काम करने की शक्ति, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कैसे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। तो इन सब सब्जी से, अनाज से, दाल से हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा, पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर काम करता है या काम करने लायक बना रहता है। कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है, वो बेटा पोषक तत्व होते हैं। विटामिन मिनरल से क्या है, पोषक तत्व होते हैं। पौधे अपना पोषण कहां से प्राप्त करता है भैया, पौधा कहां से लेता है, हम तो पौधे से लेते हैं। पौधा लेता है सूरज के प्रकाश से, और कार्बन डाइऑक्साइड से, और जमीन से, और पानी से। इन सब से मिलकर वो अपना भोजन बनाता है। इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 बार फिर बता चुका हूँ, और फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिट्टी की उर्वरकता बनाने के लिए खाद के प्रयोग की तुलना कीजिए खाद और उर्वरक में। बेटा खाद जो होती है नेचुरल होती है, किससे बनती है, छिलके से बनती है, ऐसी चीजों से बनती है जो गल सके, घर में मिले हुए कूड़े से बनती है, इसके अंदर पन्नी वन्नी ना हो, या हमारे गोबर से बनती है। लेकिन उर्वरक क्या है, केमिकल है। तो खाद तो तुम कितने भी टाइम तक धरती के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, धरती के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन उर्वरक इस्तेमाल करने से धरती टाइम टू टाइम क्या होगी, और उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। धरती भी खराब हो जाएगी, धरती के नीचे का पानी भी खराब हो जाएगा, हमारे खाने वाले भी खराब होंगे, हमें बीमारियां होंगी। अगर वो नदी के आसपास है तो नदी और झील भी प्रदूषित हो जाएगी, और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बेचारे परेशान हो जाएंगे। समझ में आ गई क्या क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, मछली कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो भाई, मछली तो मछली पकड़ने से प्राप्त होती है। पहली बात तो कुछ लोग तो बेटा अपने घर के आसपास ही ये मछलियां पालते हैं और बेचते हैं, तो वो तो वहीं पर मछलियां पालते हैं बेटा अपने घर के आसपास के किसी तालाब वगैरह में, या घर के अंदर ही कुछ पॉन्ड वगैरह बना के। लेकिन जो नदी के आसपास और समुद्र के आसपास रहते हैं उनको तो मेहनत करके पकड़नी पड़ती है। और कुछ मछुआरे तो ऐसे होते हैं जिनका पूरा जिंदगी मछली पालन पे ही, मछली पकड़ने में ही निकल जाता है। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी होती है समुद्र में अंदर जाके मिलती है। कुछ तो होती है मीठे पानी की मछली, और कुछ होती है खारे पानी की मछली, और कुछ समुद्र की मछली ऐसी होती है जो कि अंदर जाके लेनी पड़ती है। तो कई मछुआरे हमारे भारत के बेचारे बड़ा रिस्क लेके, जहाज ले लेके, अपने बोट ले लेके समुद्र के अंदर कूदते हैं। तो कई बार क्या होता है, दूसरी देश की सेना उन्हें पकड़ लेती है। श्रीलंका वाले रोज आए दिन हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, नीचे मछली पकड़ रहे होते हैं वहां पे, आए दिन का केस है। ठीक बेटा, कोई बड़ी बात
नहीं है, समझ गए? बस बेटा, और एक बात और याद रखना कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है ना, और हमें अच्छी अच्छी उर्वरक फसलों की किफायती क्यों चाहिए। तो इन सब के लिए बेटा आप चैप्टर की वीडियो जरूर देख लें कि कोशिका मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। और जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्लीज वीडियो देख ले। बिना वीडियो देखे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इतना मजा नहीं आएगा आपको, इतना समझ में नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज किसने की? हमने पहली पढ़ा है शुरुआत में, रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। इस आंसर में दे नहीं रखा, ये आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है। कैपिटल की बुक वाले ऐसे ही शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन तुम याद रखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। कहाँ की? कॉर्क में की। इसमें की कॉर्क की लकड़ी में की। कैसा दिखाई दिया था उसको चित्र? कैसा दिखाई दिया था? जैसे फुटबॉल के अंदर डिजाइन बना होता है, कुछ ऐसे दिखाई दिया था ना उसको। मधुमक्खी के छत्ते की तरह डिजाइन होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दिया था उसको, ठीक है। अच्छा बेटा, कोशिका जीवन की इकाई ऐसा आप क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हमारा शरीर तो भैया कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है ना। हम बहुकोशिका वाले जीव हैं। हम कई कोशिका, मिलियन ट्रिलियन, इतनी कोशिका तुम गिन भी नहीं सकते। और पता नहीं कितनी कोशिका हमें हर मिनट बनती हैं, और हर मिनट पता नहीं कितनी कोशिका खराब हो जाती हैं, मर जाती हैं, ठीक है। इन सब कोशिका से मिलके बने हैं हम। तो हम, और कोशिका जीवित है तभी तो हम जीवित हैं। जब बेटा एक कोशिका के अंदर कुछ खराबी आ जाती है और वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाती, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उस कंडीशन को कैंसर बोलते हैं। इसलिए हम मर भी जाते हैं। क्योंकि क्या है, हमारी अगर यूनिटी खराब हो गई तो क्या बढ़ जब उल्टी सीधी बढ़ेगी, क्या उसमें कुछ खराबी आ जाएगी तो हम मर जाएंगे। सांप उसका इलाज करना कोशिका होती है। किसका बेटा? सांप में क्यों नहीं होगी? वो जिंदा जीव नहीं है क्या? वो जंतु कोशिका। जंतु कोशिका है उसके अंदर, हाँ। पेड़ों के अंदर पादप कोशिका है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो कि अब बेटे कोशिका के अंदर जो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे निकलता है? देखो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने तुमको बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है, एटीपी के फॉर्म में यूज कर स्टोर करता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है, पूछे या ना पूछे बता चुका हूँ बेटा, देख लेना वीडियो में, ठीक है। अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम करते हैं, सांस लेते हैं, इसका मतलब एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन जा कहाँ रही है? सेल्स में तो जा रही है, कोशिका हमें जा रही है, तो मतलब कोशिका में जा रही है। कोशिका के अंदर जाती है, जो CO2 उसके अंदर बनती है, जो गंदी गैस बनती है, मतलब जब हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाती है? वो CO2 हो जाती है, उसे हम बाहर फेंक देते हैं या बाहर निकाल देते हैं। तो सेल के अंदर से वो आराम से अंदर बाहर जा सकती है, क्योंकि कोशिका की भित्ति जो है या प्लाज्मा की मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा की झिल्ली जो है और कोशिका द्रव जो है वो CO2 को जाने बाहर देता है और अंदर बाहर से अंदर ऑक्सीजन को आने देता है। लेकिन हर चीज को अंदर बाहर जाने नहीं देता, नहीं तो DNA निकल के बाहर निकल जाएगा। हाँ। सेल की सारी चीजें बाहर निकल जाएंगी, सेल ही मर जाएगा। इसलिए हर चीज अंदर बाहर नहीं आ सकती, लेकिन कुछ चीजें जो जरूरी है वो बाहर जा सकती हैं और वो अंदर आ सकती हैं। ये इसका बेटा उत्तर हो गया, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर देखो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो बेटा। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर क्या है? मैंने तुमको पहले ही बताया था। प्रोकैरियोट कौन है? जो कि ऐसे जीव है जो कि सिंगल सेल है, एक कोशिका के बने हुए हैं, जिनके अंदर RNA है। क्या है? RNA। और हम क्या है? यूकैरियोट, जिनके अंदर क्या है? DNA। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेव है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी उनके केंद्र के अंदर है, वो बेटा इतनी स्टेबल नहीं है, इतनी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि RNA कम टिकाऊ होता है और DNA ज़्यादा टिकाऊ होता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है ना, हमारे अंदर तो बेटा क्रोमोसोम भी कई होते हैं, बहुत क्रोमोसोम है हमारे अंदर, लेकिन उनके अंदर एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। और बेटा वो पूरा एक सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है। प्रोकैरियोट कैसे हैं? सिंगल सेल, एक ही कोशिका के बने हुए हैं। कुछ चित्र बना हुआ है कई, देखो ये रहा, देखो एक, देखो एक प्रोकैरियोट का दिखा रखा है। पूरा एक ही सेल है जो सब कुछ कर रहा है, चलना फिरना, खाना पीना, जनन, सब कुछ यही। देखो इसके अंदर कैसे सीलिया और इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो ऊपर पीछे की तरफ ये लटक रही है छुट्टियां, इससे क्या करते हैं? ये इसको चलने में मदद करता है, ऐसे ऐसे चलता है। बाकी उसको देखो कैसे हो गए, ऐसे जल्दी जल्दी कीड़े चलते हैं ना, उस तरीके से मूव करता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हमारे पास तो सब कुछ है, हाथ है, पैर है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन एक ही कोशिका है जो कि सारे काम करती है। ये बेटा इनका बीच का मेन अंतर हो गया, ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहिए लाइसोसोम है क्या। सेल के अंदर जो गंदगी जमा होती है वो लाइसोसोम के अंदर जमा होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब वो भर जाती है तो वो फट भी जाती है। और अगर वो फट जाए तो क्या होगा? वो फट जाए तो सारी गंदगी सेल में फैल जाती है और कोशिका भी मर जाती है। तो इसको सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहते हैं। अच्छा, अब क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? बिजली घर, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ही हमारी सारी ऊर्जा बनती है, ATP के फॉर्म में सेव होती है। DNA और RNA की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड,
और आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आसान से समझ में आ गया। जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर अंतर भी कई बार आ जाता है। चित्र की बात करें तो चित्र को मैंने आपको बता चुका हूँ, और सारे ऑर्गन्स का काम क्या क्या है वो अगर जानना है तो वीडियो देखो, और बच्चों को मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर लिखना हो तो तुम इतने बड़ा पेज का अंतर लिख सकते हो, लेकिन अगर छोटा अंतर आ जाए तो क्या लिखोगे कि पादप कोशिका के अंदर तो बेटा कोशिका की भित्ति होती है बाहर, लेकिन जंतु में नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाया जाता है। क्या हरित लवक? क्या क्लोरोप्लाज्म बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उसको प्रकाश संश्लेषण करना है। क्या करना है? प्रकाश संश्लेषण करना है। और हरे पौधे ये काम कर सकते हैं। हम हरे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो हरित लवक नहीं है। हमको तो प्रकाश संश्लेषण करना नहीं है ना, हम तो धूप से खाना नहीं बनाते, हम तो पेड़ों से बना हुआ खाना खा लेते हैं। लेकिन पेड़ क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। दूसरी चीज, पेड़ों के अंदर जो पेड़ों की पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर जो रिक्तिका होती है, जो वैक्यूल होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। देखा है ना उनके स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, ये कुछ 3 अंतर तुम लिख सकते हो। ठीक है, हाँ बस यही अंतर है बेटा, और बाकी और कोई अंतर हमारे अंदर मेन अंतर नहीं है। अच्छा, बात करें अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक ही कोशिका का जीव है। हम कई बार समझ, एक ही कोशिका का जीव है। अब वो खाना कैसे खाता है अमीबा? अमीबा खाना कैसे खाता है? देखो बोर्ड पे देखो, हम कई बार चित्र को कर चुके हैं 10वीं क्लास में। फिर से ये जो अमीबा है बेटा, इस सेल के अंदर ही उसको सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। मान लो उसके सामने खाना पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो बेटा इस तरीके से थोड़े से हाथ से बनाएगा, कूट पात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फूड। ये बनाएगा, ये फूड है। अब धीरे धीरे क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा। क्या करेगा? पकड़ लेगा। ये देखो, अब इसने क्या किया? ये पकड़ लिया इसको। क्या किया? खाने को पकड़ लेगा, और फिर इस खाने को अंदर ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? ये देखो, ये आ गया खाना, ये आ गया। अब इन्हें अंदर ले लिया, और बस अब धीरे धीरे इसको पचा लेगा। ये इसका खाने का तरीका है बेटा। इसी तरीके से काम करता है। अब कोई बोले जनन कैसे करेगा, अगला बच्चा कैसा होगा? तो ठीक धीरे धीरे बेटा ये बड़ा होता है, धीरे धीरे ये बड़ा होता है। ये हो गया देखो बड़ा, ये डबल हो जाएगा, और फिर एक दिन क्या होगा? दोनों अलग हो जाएंगे। देखो एक तो नया बीमा बन गया। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा, बिल्कुल फोटोकॉपी। क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इतना डीएनए की तरह हमारी तरह वैरायटी नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर मम्मी और पापा यही तो है। तो सेम टू सेम होता है, बच्चा जो होता है बिल्कुल सेम, पता ही नहीं चलता पापा और बच्चे के अंदर। लेकिन हमारे अंदर की वैरायटी दिखाई देती है, क्योंकि उसके अंदर 2 लोग मिलते हैं तब एक तीसरा जंतु बनता है। उसके अंदर क्या होता है? दोनों की जानकारी इसलिए वो कुछ मम्मी और कुछ पापा की तरह नजर आता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। हाँ, अगर गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है बेटा? हमारे यहाँ पे सेल में जो भी चीजें बनती हैं उनको वो पैक करता है, जटिल से सरल बनाता है, तभी तो शरीर में कहीं भी भेज सकते हो। अब तुम कोई चीज है, अब तुम्हारे को अमेजोन वाला तुम्हें कोई सामान देता है, कैसे देता है? खुला देता है, ले भाई पकड़ पैक, नहीं पैक करके देता है ना, आसानी हो जाती है पैक करके। तुम सामान रखते हो अपना, कैसे रखते हो? बैग में ठूस दिया, क्या कैसे रखते हो? अच्छे से रखते हो ताकि आराम से निकाल ले मिल जाए टाइम पे। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है पैकिंग करना, जटिल को सरल बनाना, तभी तो चीजें आराम से कहीं भी पहुंच सकती है जहाँ उनकी जरूरत हो। ठीक है बेटा, यही मेन चीज है। और हाँ, परासरण क्या है बेटा? परासरण का मतलब होता है, परासरण एक विधि है जिसके द्वारा जल में, इसका मतलब है बेटा उच्च दाब से अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल सकता है। सॉरी, उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता, इसका मतलब है परासरण बेटा वो विधि है जिसके द्वारा सेल अपने अंदर से कोई चीज बाहर या अंदर लेकर आता है। ठीक, कोई चीज की कमी होती है तो अंदर चली जाती है, उच्च कंसंट्रेशन से लो की तरफ, और अंदर कुछ ज्यादा चीजें बढ़ जाए तो वो बाहर चली जाती है। ये परासरण है, सिंपल लैंग्वेज में तुम ये समझ सकते हो। कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर के, उत्तक चैप्टर के। और जो चैप्टर बेटा नहीं जानता है वो सीधा क्वेश्चन आंसर पे ना कूदे, उसको समझ में थोड़ा सा कम आएगा। अगर चैप्टर पढ़ना चाहता है तो हमारी वीडियो देख ले इससे पहले, और वीडियो के अंदर हमने इसको बहुत ही ज्यादा ही खोल के समझा दिया है। रिवीजन क्या बोलोगे उसे, स्टार्टिंग ही बोल सकते। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या बताया था? कोशिका आपस में जुड़कर बनाती है उत्तक। सेल प्लस सेल इज इक्वल्स टू टिश्यू, टिश्यू और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, मतलब अंग बनाते हैं। उत्तक और उत्तक से अंग बनता है, और अंग और अंग से क्या बनता है? शरीर बन जाता है। ऑर्गन प्लस ऑर्गन इज इक्वल्स टू ऑर्गन सिस्टम, मतलब बॉडी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लो, एक कोशिका के जो जीव होते हैं उनके अंदर तो उत्तक ये सब कुछ होता नहीं, क्योंकि उनका एक ही सेल होता है, एक ही कोशिका होती है, उन्हीं के अंदर सब कुछ चल जाता है। उनको तो टिश्यू पिश्यू की जरूरत है नहीं। उनके अंदर तो ऐसे अमीबा को कोई जरूरत है? हृदय पेशी, जितने भी पेशियां हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जो बहुकोशिकीय जीव है, जैसे जीव जंतु जैसे हम, और जैसे पेड़ पौधे, इन दोनों के अंदर बड़ी बड़ी कोशिकाएं, जटिल उत्तक, सरल उत्तक, हर प्रकार के उत्तक इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज।
ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखो बेटा, सरल उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा जब सरल उत्तक होते हैं जो कि सिंपल टिश्यू होते हैं, वो मैंने तुमको बताया था 3 तरह के होते हैं, याद कराना भी सिखाया था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा। बहुत इजी है याद करना, आराम से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। एक चीज और, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? क्या? नारियल का नारियल जो होता है हमारा, नारियल कोकोनट, उसका जो रेशा होता है ऊपर, देखा रेशा उतारते हो, छीलते हो तुम, है कब छीलते हो? देखा तुम साउथ में तो रहते नहीं हो, इंडिया में कब होता है? नवरात्रों में छीलते हैं गोला बांटने के लिए। तो बाल जैसे किससे बने? वो स्केलेन्काइमा से, किससे? स्केलेन्काइमा से बने, तो याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगला, न्यूरॉन कैसा लगता है देखने में? बेटा न्यूरॉन का चित्र बनाना मैंने तुमको सिखाया, न्यूरॉन कैसा होता है, न्यूरॉन का चित्र हम तुम्हें आप थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये रहा बेटा न्यूरॉन का चित्र, और ये चित्र बनाना कैसे सिखा रखा है, ये मैंने तुमको बनाना भी सिखा दिया है। वैसे 9th क्लास में इतना आता नहीं है, पर क्या पता दिमाग घूम जाए टीचर्स का, वो दे रहे हैं तो हमें आना चाहिए, हमारा छूटना कुछ नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूटना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हृदय पेशी किस प्रकार की होती है बेटा? हृदय पेशी का मतलब, एक तो हृदय पेशी अनैच्छिक पेशी है, मतलब जिसके ऊपर हमारा कोई, जिस टिश्यू के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हक नहीं, कंट्रोल नहीं है, समझ गए? मतलब जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा, ये थकती नहीं है, क्या? ये थकती नहीं है, समझ गए? ये 2 चीजें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है? ब्लड को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम होता है। जैसे मोटर का काम क्या होता है? पानी को उठा के पहुंचाना, ये काम होता है, ठीक है बेटा। सरल उत्तक और जटिल उत्तक के अंदर कोई अंतर पूछ ले तो क्या होगा? तो ये रहा, ये पतली कोशिका भित्ति होती है। सरल उत्तक कैसे होंगे? पतले। जटिल उत्तक कैसे होंगे? जटिल उत्तक अधिक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब मोटी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? मोटी कोशिकाएं होती हैं। इनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं, इसमें कोशिकाएं मोटी होती हैं। पता नहीं इस अंतर किस हिसाब से सेट किया हुआ है, पर दोनों ही जिंदा होती हैं, बात तो ये है। इन कोशिकाओं के मध्य काफी, मतलब हर कहीं जीवित हो ये जरूरी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स में नहीं। ये उत्तक पौधों को सहायता प्रदान करते हैं, सरल उत्तक। और यह जटिल उत्तक क्या करता है बेटा? इन्हें संवाहक उत्तक कहते हैं। ये पानी और खनिज पौधे इधर उधर ऊपर लेकर जाता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम बेटा सीधा एग्जांपल है जटिल उत्तक का। इसके अंदर जाइलम क्या होता है? मरा हुआ डेड सेल, और फ्लोएम क्या होती है? लिविंग सेल होती है। क्यों? क्योंकि एक के अंदर साइटोप्लाज्म है, मतलब कोशिका द्रव है, और एक के अंदर नहीं। और मैं तुम्हें पहले ही बताया था, जिस कोशिका के अंदर, जिस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव ना हो, वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। इस बात को याद रखना, ठीक है बेटा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फिर से वही क्वेश्चन देखो, घूम फिर के आ गया न्यूरॉन वाला। मुझे लग रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं पेपर में ना देखने को मिले, ठीक है। और देखो, ये जो बेटा ये वाला जो पिरामिड है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए। पेड़ों के टिश्यूज के ऊपर है स्थायी उत्तक, मतलब परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सरल एंड जटिल, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, और जटिल के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम। ये हिंदी में भी यही कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। वो उत्तक जो कि विभाजित हो सकता है, मतलब आगे और बढ़ सकता है, उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं या विभाजी उत्तक बोलते हैं। लेकिन वो उत्तक जो कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, उसको स्थायी या परमानेंट बोलते हैं, समझ गए? जो अब आगे ना बढ़े। तुम्हें पता है बेटा पेड़ किस तरह से वृद्धि करता है? ऊपर से, टॉप से, और नीचे जड़ों से, और बीच में टहनियां बढ़ती हैं, और उसकी मोटाई बढ़ती है। इन तीनों चीजों के बारे में बेटा मैंने तुमको स्ट्रक्चर के तरीके से बता दिया था। वो रहा, ये रहा स्ट्रक्चर। देखो इसके अंदर क्या है? शीर्षक विभोज, मतलब जो टॉप पे, ये इसके टॉप पे और नीचे जड़ों के टॉप पे होता है। इसको इंग्लिश में एपिकल बोलते हैं। ये क्या है? पार्श्व, मतलब जो कि मोटाई बढ़ाए, पार्श्व। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको एपिकल का मतलब क्या हुआ? सॉरी एपिकल बोल रहा हूँ। इसका मतलब है पार्श्व, मतलब जो कि मोटाई बढ़ाते हैं। और बीच वाले इसको अंतरशैवी, मतलब इंटरकैलोरी। इंटरकैलोरी का मतलब हुआ जो कि बीच में तने वगैरह बढ़ाने, जो पढ़े हैं ना, गति, बल तथा गति के नियम जो पढ़े हैं, ठीक है। द लॉ ऑफ मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा है, इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर है ना, जो इससे पिछला वाला चैप्टर है गति, उसके अंदर से और आज जो हमने पढ़ा है ना ये लॉ ऑफ मोशन, इनको मिक्स करके बेटा इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे क्या होता है, कई बार इसके क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, हो सकता है तुम्हें पेपर में मिल जाए। इसे सॉल्व कराने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि वहां पर लिखी नहीं हुई, तो वो होती है बेटा फोर्स और बल के साथ एक और चीज होती है, वो होती है घर्षण। क्या होती है बेटा? घर्षण, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है घर्षण, क्या लिखा है? घर्षण। घर्षण का क्या मतलब होता है बेटा? जूते देखे अपने, जूते की तली कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़। क्यों? ताकि बेटा चुपक के चले। कैसे चले? चुपक के चले, ठीक। और तुम किसी चीज पे बेटा जमीन पे हाथ घिस दो तो क्या होगा? अब मैं कांच पे घिसूं तो क्या होगा? और यही हाथ में जमीन पे घिस दूं तो क्या होगा? छिल जाएगा ना, क्योंकि वहां पे घर्षण क्या है? ज्यादा। घर्षण क्या करता है? घर्षण बल को कम करता है, घर्षण बल को कम करता है। तुम्हारा जो होता है
जिसके अंदर तुम कैरम बोर्ड खेलते हो उसके अंदर घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता ज्यादा है, होता तो उसे कम करने के लिए क्या करते हो, पाउडर डालते हो। कभी खेली है वो, पाउडर डालते हैं बेटा, मट्टी तुम ही डालते होगे, मट्टी से तो बेकार हो जाएगा वो सारा, ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या डालते हैं बेटा, पाउडर डालते हैं, है ना, पाउडर से क्या होता है वो बढ़िया हो जाता है। मशीन जब खचर खचर आवाज करने लगती है क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि घर्षण कम हो जाए। तो घर्षण क्या करता है, गति को हमेशा कम करेगा। अगर क्वेश्चन में कभी घर्षण की बात आ जाए तो बल जितना भी हो उसमें से उसे माइनस कर देना, बल जितना भी हो उसमें से उसे माइनस कर देना, ठीक है। आज एक बात बताओ, एक डब्बा तुम्हें खिसकाना है चिकनी फर्श पे और एक डब्बा तुम्हें खिसकाना है रोड पे, कहाँ ज्यादा जान लगेगी तुम्हारी, रोड पे। क्यों, क्योंकि वहाँ घर्षण भी है जो उस डब्बे को रोक रहा होगा। क्या डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उस डब्बे का वजन तो धकेलना ही धकेलना है, अब जो घर्षण लग रहा है उसको भी धकेलना, ठीक है बेटा। हो गया बहुत मुश्किल, ओके बेटा, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। देखो अब क्या है, गति के हमने 3 नियम पढ़े थे, ये भी पूछे जा सकते। गति का पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया का नियम, मतलब कोई भी वस्तु अपने स्थान से हिलना नहीं चाहती, वो उसी जगह पे बना रहना चाहती है। इसके अंदर हमने क्या एग्जांपल दिया था कि तुमने टेबल का पर्दा खींच लिया, सेब ऐसे कैसा रखा रह गया, तुमने गोटी नीचे स्ट्राइकर मारा और गोटियां जो ऊपर एक साथ रखी थी कैरम बोर्ड की वैसी की वैसी रखी रह गई, कोई हर कोई अपना स्थान बना के रखना चाहता है। ये गति का पहला नियम। गति का दूसरा नियम क्या कहता था, जब तक हम किसी के ऊपर पीछे से बल नहीं लगाएंगे उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। हमने डस्टर का एग्जांपल लिया था कि हमने डस्टर पे कुछ जोर लगाया और उसकी गति में अब गति उसकी स्थिति चेंज हुई, उसमें गति आने लगी, मतलब जो भी मैंने बल लगाया फोर्स और जो भी मास था इसका जो भी वजन था गुणा एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण आ गया, इसमें स्पीड क्या हुई, बढ़ती चली गई। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर आया। और तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा कि बेटा, तीसरा नियम मैंने ये पढ़ा कि जब भी मैं किसी भी चीज पे बल लगाता हूँ तो वो वस्तु मेरे ऊपर उतना ही बल लगा देती है। जैसे रॉकेट जब धरती पे बल लगाता है, धरती उसको उसी उतने बल से ऊपर उठा देती है। जब हम नाव चलाते हैं तो जितना पानी हम पीछे भेजते हैं वो पानी भी हमें उतनी गति से आगे भेज देता है, समझ रहे हो। जब बंदूक चलाते हैं तो उतना ही जोर बंदूक चलाने वाले के पीछे भी आ जाता है। गति के 3 नियम है, हो सकता है इनमें से कोई भी नियम तुम्हें लिखने को आ जाए या तुमसे पूछ लिया जाए। अब गति के बेटा 3 फॉर्मूले हमने याद किए थे बल के अंदर, तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होंगे। अब ये मत बोलना कि बेटा इस वाले चैप्टर के अंदर ये गति वाले फॉर्मूले से क्यों आ गए, क्यों बेटा, जो तुम पहले पढ़ चुके हो उसका मतलब वो आगे अप्लाई नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो ये गति वाला चैप्टर और ये बल तथा गति के नियम वाला चैप्टर जो है ना, ये मतलब फोर्स वाला चैप्टर हो गया और मोशन वाला चैप्टर हो गया और लॉ ऑफ मोशन, ये बेटा जुड़ा हुए चैप्टर है, लगी अलग अलग रहे हैं पर है चैप्टर एक ही, जुड़े। दोनों चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, एक क्वेश्चन अच्छा है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर को 20 मीटर सेकंड के वेग से झील में जमी हुई सतह पर फेंका गया। मतलब कोई झील है वो की जमी पड़ी है बर्फ से, मैंने क्या किया, उस पत्थर को फेंक के मारा, उस पत्थर का वजन क्या है 1 किलो, और जिस स्पीड से उसे फेंक के मारा होता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेग से फेंक कर मारा। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के 50 रुक गया, मतलब उस पर खिसकता हुआ गया और 50 मीटर दूर जाके रुक गया। पत्थर और बर्फ के मध्य लगने वाला घर्षण बल निकालो। क्या निकालो, घर्षण बल, ठीक है बेटा। अब ठीक है, तो बेटा एक चीज को याद रखना, बल कोई सा भी हो, चाहे घर्षण का हो चाहे नॉर्मल हो, बल का फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा। घर्षण भी एक बल का रूप ही तो है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है और क्या क्या निकालना है, हम उससे इस काम को निकाल लेंगे। बेटा सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन हुआ, जो रुका, मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड घटती चली गई। इसमें हमने क्या दिमाग लगाया, इसमें उसकी स्पीड पत्थर की स्पीड, जिस स्पीड से मैंने उसे फेंका कुछ दूरी तय करने के बाद वो रुक गया ना, इसका मतलब जिस स्पीड से हो गया था वो स्पीड धीरे धीरे कम होती चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, समझ गए। अब देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सबसे पहले पत्थर का मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 किलो, 1 किलोग्राम, ठीक है। शुरुआती स्पीड, इनिशियल वेग जिस स्पीड से मैंने उसे भेजा वो 20 मीटर सेकेंड दिया हुआ। अंतिम वेग क्या हुआ कि वो रुक गया, तो 0 मीटर, वो पत्थर एंड में आके रुक गया, ठीक। और उसके बाद उसने दूरी कितनी तय की, मतलब एस दूरी कितनी तय की, 50 मीटर की दूरी तय की। अब बेटा ये सारी चीजें जिसके अंदर हों, ये सारी चीजें जिसके अंदर हों, वो कौन सा फॉर्मूला है ऐसा, तो बेटा एक ही फॉर्मूला है, v² - u² बराबर 2as, ये वाला फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये सेकंड फॉर्मूला है कि थर्ड, सेकंड, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। मोशन का तीसरा समीकरण है, ठीक है, थर्ड का समीकरण है बेटा ये वाला। इसके अंदर भी से लगाएंगे। इसके अंदर बेटा एक ही चीज तो नहीं है मेरे पास, ए एक्सेलरेशन, और त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t, यही तो होता है। v क्या है 0, u क्या है 20 बटे में समय कितना हो गया, टाइम कितना लगा उसको, ये सब काम करने में बेटा उसको टाइम कितना लगा,
रुको बेटा एक मिनट। 20 मिनट। ठीक है, अब टाइम बेटा इसके अंदर हमें टाइम भी तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से तो एक्सेलरेशन निकल नहीं रहा, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर रख देंगे, एक्सेलरेशन को यहीं कहीं त्वरण को छोड़ देंगे, बाकी सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू हमको मिल जाएगी। मिटा सकता हूँ? मिटा। चलो बेटा फॉर्मूले में रखते हैं। तो v का स्क्वायर क्या है, v0, तो v0 का स्क्वायर माइनस u, मतलब u क्या है, 20 का स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई a, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है, दूरी 50। इतना सॉल्व हो गया है ना। अब इसको करो, 0 का क्या हुआ, खत्म, 20 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 दूनी 4, मतलब 400। 400। हाँ अच्छा मल्टीप्लाई करो 20 की 20 से, 0 0 0 4, 400 ही तो हुआ बेटा। अच्छा हाँ हाँ। ठीक है, कितना हो गया, 400, है ना। और बराबर क्या हुआ, 2 गुना a 50, कितना हो गया, 100। 100 मल्टीप्लाई a को यहीं रखो, बाकी को उधर भेज दो, माइनस 400 बटे में 100, 100 से कटा 4 पे, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया तुम्हारा, -4। क्या आ गया, -4। अब निकालना है हमें घर्षण बल, बल मतलब फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब जो भी उसका वजन है, जो भी उसका द्रव्यमान है, गुना त्वरण। त्वरण निकल गया है -4, मास क्या था, 1 किलो, कितना था, 1 किलो, गुना -4, मतलब -4 न्यूटन। इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? ठीक है बेटा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बड़ा आसान भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। इसने बोला है 8000 किलोग्राम, 8000 किलोग्राम मतलब 8000 किलो का क्या दे रखा है, रेल का इंजन। रेल का क्या है, इंजन, जो आगे लगा होता है ना रेल का इंजन, चुक चुक गाड़ी। ठीक, अब वो क्या खींच रहा है, 2000 किलोग्राम का डब्बा खींच रहा है। कितने डब्बे खींच रहा है, 5 डब्बे खींच रहा है। कैसे खींच रहा है, ऐसे 5। हर डब्बे का वजन कितना, 2000 किलोमीटर। वो कह रहा है कि इंजन के ऊपर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, और जो घर्षण लग रहा है, घर्षण मतलब जो पटरियों पे जो नीचे घर्षण लग रहा है, घर्षण मैंने बताया ना, जो बल को रोके, जो बल को कम करे, वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन। बेटा इस क्वेश्चन को करना सीख लोगे तो काम हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है बल नेट लग कितना रहा है। ये देखो बेटा, नेट त्वरण निकालना है। देखो जो भी कोई कुल बल लगे और उस बल में से कोई बेटा घर्षण लगे, फ्रिक्शन लगे, तो याद रखना उस फ्रिक्शन को उस बल में से कम कर देना, उस फ्रिक्शन को उस बल में से कम कर देना। तो क्या करेंगे हम, जो 40,000 न्यूटन का बल लग रहा है उसमें से 5000 न्यूटन घटा देंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, 35,000 न्यूटन बल बचेगा, फोर्स इतनी बचेगी। अब एक और चीज दे रखी है बेटा, कुल मास क्या होगा, कुल द्रव्यमान क्या होगा। तो बेटा पहला तो खुद का वजन है इंजन का 8000 किलोग्राम, प्लस 2000 किलोग्राम का एक डब्बा, और टोटल कितने ऐसे 5 डब्बे, कितने ऐसे 5 डब्बे। तो 5 × 2 ये हो गया बेटा 8000, और 2 पंजे 10, 10,000 ये और ये 18,000 किलोग्राम। कितना, 18,000 किलोग्राम। अब निकालना है ए। तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है बल का, फोर्स का, मास गुना एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक, अब क्या फोर्स दे रखा है 35,000, मास दे रखा है 18,000, गुणा ए दे नहीं रखा, ए को इधर ही रखो, बाकी को उधर फेंक दो। तो 35,000 के नीचे 18,000 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, 3 जीरो से 0 गई, क्या गई, 3 जीरो से 0 गई, 35/18। इसकी तो जब तुम भाग दोगे तो तुम्हारा एक क्या आएगा, 1.94 समथिंग मीटर सेकेंड। देखो आंसर चेक करो, एकदम बढ़िया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या। देखो अब बेटा एक क्वेश्चन और देखो, ये तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम फिल्मी सवाल। कैसा, फिल्मी सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, 10 ग्राम की, कितनी, 10 ग्राम की एक मास वाली, मतलब मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, भार कितना दे रखा है, 10 ग्राम गोली बुलेट क्या मारी, ठाए से मारी, कहाँ मारी, एक लकड़ी के टुकड़े में मारी। स्पीड क्या दे रखी है उसकी, वेग क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, वेग, इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है, शुरुआती वेलोसिटी क्या दे रखी है, 150 मीटर सेकंड दे रखी है। समय कितना दे रखा है, टाइम बोल रहा है 0.03 सेकंड के अंदर उस गोले, सेकंड है या ऐसे 5 में समझ लेना, ठीक है, सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, उस जब लकड़ी के उस टुकड़े के अंदर वो गोली लगी, बुलेट वो लगी, तो इतने सेकंड में जाके वो घुस गई उसमें और रुक गई, इतने टाइम में बंदूक से निकली और उसमें जाके घुस गई। ड्राइंग को थोड़ा माफ़ी दे, ठीक है, यहाँ पर जाके घुस गए उस लकड़ी के उसमें। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, लकड़ी का बोर्ड बोलो, जो मर्जी बोलो, लकड़ी का गुटका लिख रखा है इसमें। अब गुटके से बच्चों के कुछ फीलिंग जाग जाती है,
इसलिए नाम नहीं मिला मैं। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहे हैं बेटा त्वरण निकालो। क्या? त्वरण त्वरण निकालो। निकालो। और जो इस गोली ने इस फट्टे के ऊपर फोर्स लगाई है, फोर्स मतलब बल लगाया है, वो भी निकालो। मतलब ए निकालना है और एफ निकालना है। सबसे पहले चेक करो सारी चीजें बराबर है या नहीं। ये सेकंड में दे रखा है, ये भी मीटर सेकंड में दे रखा है, ओके। लेकिन ये दे रखा है ग्राम में। किसमें? ग्राम में दे रखा है भैया। ये तो बड़ी दिक्कत वाली काम हो गई, इसको मुझे किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। जरा किलोग्राम में बदलने इसे। हाँ भाई, न्यूटन के रिश्तेदारों चेंज करते हैं इसे। अब ना भी है न्यूटन। तो हो जाओ, क्योंकि न्यूटन पीछे नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। देखो, तो तुम्हें पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो 10 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? 10/1000। कितना? 10/1000 तो 100 हो जाएगा। थोड़ा बेटा कैमरा तो ऐसा कर दो, मेरे हाथ से ऊपर दिखाई दे। 0 से 0 गया बटा 1/100, और 1/100 को लिख सकते हो 0.01। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? 0.01 किलोग्राम हो गया। अब सारी यूनिट ओके हैं, सारी यूनिट ओके हैं। एक्सेलरेशन त्वरण का फॉर्मूला होता है v - u/t। मतलब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग में माइनस करके बटे में समय डाल दो। हमारा अंतिम वेग क्या है? एंड में तो गोली जाके रुकी गई, तो अंतिम वेग क्या है? 0। तो 0। शुरुआती वेग क्या है? 150। समय कितना लगा? 0.03 सेकेंड। काटो, 0 में से 150 गया तो 150 रह गया, ये रह गया 0.03। इसको बेटा पूरा काटना कौन सीखेगा? पॉइंट हटाओ, तो ऊपर 1 और 2 0 लग गई, तो ये बचा 150 गुणा 100 बटे में नीचे रह गया 3। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 5 0। 50 की मल्टीप्लाई 100 से तो हो गया 50 5000। कितना हो गया? 5000 मीटर सेकंड इनवर्स। कैसे पता चला? ऊपर बेटा मीटर, नीचे टाइम सेकंड, तो मीटर सेकंड का इनवर्स। एक्सेलरेशन आ गया। इसे इतना मिटा दूं? ठीक है बेटा, एक काम तो मेरा हो गया। क्या? एक काम तो हो गया। अब एक और चीज पता करनी है भैया। एक और चीज इसने बोला है कि लकड़ी के अंदर वो गोली कितना चलेगी। लकड़ी में जब वो लगी तो उस लकड़ी के अंदर वो गोली कितना चलेगी, ये और पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा गति का कौन सा नियम है जो मुझे दूरी बताए, जिसके अंदर समय भी दे रखा हो, दूरी क्या समय भी दे रखा हो, त्वरण भी दे रखा हो, और शुरुआती वेग भी दे रखा हो, पर अंतिम वेग ना दे रखा हो, जिसके अंदर v का इस्तेमाल ना होता हो। तो यही है, देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जो बच्चे सुबह पढ़ के आए अच्छी बात, नहीं तो जाके घर पे ढंग से पढ़ेंगे गति वाला चैप्टर दोबारा। ये फॉर्मूले तीनों याद होने चाहिए। उसके अलावा जो फॉर्मूले बताए थे वो भी। थोड़ा सा कष्ट कर लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। 10वीं में सुखी रहोगे, 11वीं में परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि यही सब आने वाला है। ठीक, s मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। u कितना निकाला था तुमने? 150 आता है, खुद दिया हुआ है। समय कितना लगा? 0.03 प्लस 1/2। त्वरण तुमने अभी कितना निकाला? -5000। कितना निकाला? 5000 त्वरण निकाला, और गुणा समय कितना है? 0.03 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? तुम्हारा आंसर आएगा 2.25 मीटर। अब बोलोगे भैया कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करना फिर सिखा देता हूँ। जब इन दोनों की गुणा हुई तो पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट के बाद जितने नंबर उतनी 0 0 से 0 यहाँ उड़ाई। ठीक, 5000 और 0.03 का स्क्वायर है। इसको तुम क्या लिख सकते हो? पॉइंट हटाया 100, मतलब 3/100 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 0000। ठीक है, जब तुम इसे काटोगे सबको, और 2 से ये काट दो, 5000 कितना हो गया? 2500। बस ऐसे ही बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, और एंड में आंसर ये निकल के आएगा। 9th क्लास के बच्चों जमट घटा करना सीख लो। क्या आ गया? दूरी आ गया। एंड में एक चीज और बोली थी कि बल कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जो भी द्रव्यमान था और जो भी त्वरण आया था। ये तो बहुत आसान है। तो बेटा मास कितना है उस वस्तु का? 0.01 किलोग्राम, गुणा त्वरण कितना निकाला? 5000, गुणा कर दूं, पॉइंट हटेगा 100, क्या हो गया? 1/100 गुणा 5000। 2 0 से 2 0 कटी, कितना बच गया? 50। और फोर्स होता है किसमें? न्यूटन में। खेल खत्म, पैसा हजम। समझ में आया? ठीक, बस बेटा यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे, और इसी के साथ ये चैप्टर और उसके मेन क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। ऑल द बेस्ट।